जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे, जिनमें हमारे फैमिली के मेंबर, ये हमारे जो 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, जिसमें हमारे डिफेंस के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स शामिल है और अन्य केंद्र सरकार के अन्य विभागों के भी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स कर्मचारी शामिल है। इनकी हमारी जो ये फैमिली है, इनके बहुत सारे मेंबर्स ने कमेंट्स करके ये पूछा था कि मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? आज का ये वीडियो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से जो हम प्रयास करते हैं और जो हमें प्यार, विश्वास मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, ये उसी का नतीजा है कि आज एक वीडियो देखकर भी इतने सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जहां पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स मेरी सेहत को लेकर चिंता करते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर लूं कि क्योंकि गर्मी वगैरह भी बहुत पड़ रही है, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, लेकिन कुछ अपडेट ऐसी थी जिसको शेयर करना था मुझे, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। लेकिन मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जो समय समय पर ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं या इस चैनल पर अपना प्यार और विश्वास जिन्होंने बनाए रखा है। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए जल्दी से टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी मैंने कुछ कमेंट्स तो शामिल किए ही हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट ने अपने पेंशन संबंधी सवालों को पूछा है। लेकिन इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में बात होगी डीए बेसिक में मर्ज को लेकर। देखिए, एक बहुत बड़ी मांग उठी है केंद्र सरकार के सामने। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इसके पहले हम ये पूरा कैलकुलेशन समझ चुके हैं कि अगर डीएडीआर जो है बेसिक में मर्ज होता है तो हमें कैसे फायदा होगा। लेकिन अब जो ये मांग गई है केंद्र सरकार के सामने, तो बात इसके बारे में भी करना बेहद ही जरूरी है। ये और इसके साथ साथ पेंशन क्रेडिट को लेकर क्या अपडेट है, ये देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी जरूर से पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से पहले रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और कोई भी जरूरी अपडेट, चाहे वो महंगाई भत्ते को लेकर हो, चाहे 8वें वेतन आयोग को लेकर हो, चाहे कोई सर्कुलर की जानकारी हो, ये सारी जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं पेंशन से करूंगी। देखिए, मई महीने की पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गई है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि स्पर्श टीम के द्वारा आपके जो खाते हैं, अकाउंट है, उसमें पेंशन आ गई होगी। जिन जिन की भी पेंशन आ गई हो, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो स्पर्श ने आज यानी 29 को जो है पेंशन क्रेडिट शुरू कर दिया है। और इसके साथ अगर बात करूं बैंक के जो पेंशनर्स हैं उनकी, यानी ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जिनकी पेंशन बैंक क्रेडिट करता है, तो उनको देखिए 26 से ही पेंशन मिलना शुरू हो गई थी। आज भी बहुत सारी बैंक्स हैं जो क्रेडिट करेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार कोई भी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को कम से कम पेंशन संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। पेंशन सही समय रहते उनके खातों में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है, पेंशन नहीं क्रेडिट हुई, पेंशन का मैसेज वगैरह नहीं आ रहा, पेंशन स्लिप नहीं मिल रही, कम पेंशन आई है, महंगाई भत्तों का एरियर नहीं मिला है, इन सारे मामलों में आपको सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा देनी है, या हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, व्हाट्सएप पर भी मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं, कॉल हैं, मैं सभी के समय पर जवाब नहीं दे पा रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने कहा कि हेल्थ वगैरह भी, थोड़ी हेल्थ का भी इशूज चल रहा है, थोड़ा समय भी कम पड़ रहा है, उसकी वजह से सभी को रिप्लाई समय से नहीं दे पा रही हूँ। आप प्लीज थोड़ा वेट करिए। अगर मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क किया है, कोई मैसेज वगैरह भेजे हैं, समस्या अपनी शेयर की है, तो आपको जवाब मिलने में थोड़ा सा समय लग सकता है। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि एसबीआई बैंक मैसेज नहीं देता है, क्यों? देखिए, अगर आपकी बैंक से पेंशन का मैसेज नहीं आ रहा, तो ये बैंक और आपके बीच की बात है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बैंक ब्रांच में संपर्क करना है। और देखिए, आप चाहे बैंक से संपर्क करते हैं, चाहे रिकॉर्ड से संपर्क करते हैं, पीसीडीएस, स्पर्श, किसी से भी संपर्क करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी कोई भी समस्या है, आपको उसको रिटर्न में देना है।
लिखित में ये सारी कार्रवाई करनी है, क्योंकि जो लिखा गया है वही पढ़ा जाएगा। आप जब शुरू करेंगे सारी अपनी जो समस्या है उसको लेकर कार्रवाई करना शुरू करेंगे, समझ लीजिए कि आपने एसबीआई में ये एक आवेदन दे दिया है। अब देखिए, अगर आप रिटर्न में लिख कर देंगे कि मेरा पेंशन का मैसेज चालू हो जाना चाहिए, अगर लिख कर दिया तो आपको जवाब भी मिलेगा और सिग्नेचर वगैरह भी होगी उसमें और सही तरीके से उसमें कार्रवाई होगी। अगर नहीं भी होगी तो वो जो लेटर है जो आप लिखकर बैंक में दे रहे हैं, वो आप 1 महीना रुकेंगे, 2 महीना रुकेंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर उसको वो लेटर जो है आप आरबीआई से शेयर कर सकते हैं और आरबीआई से इसकी कंप्लेन कर सकते हैं कि देखिए फलाना बैंक जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैंने रिटर्न में ये सारे लिख कर दिया था, मेरा पेंशन मैसेज चालू नहीं हो रहा, पेंशन स्लिप मुझे नहीं दे रहे हैं। और एक बात यहाँ पे नोट जरूर से कर लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी विभाग, मंत्रालय के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स या डिपेंडेंट है, किसी भी बैंक से आपकी पेंशन आ रही है या ट्रेजरी से ही क्यों नहीं आ रही है, पेंशन स्लिप आपका हक है। केंद्र सरकार ने सभी सीपीपीसी को आदेश दिया है, जो भी पेंशन वितरण संस्थाएं हैं सभी को आदेश दिया है कि पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स या जो डिपेंडेंट है जिनकी पेंशन आ रही है उनको पेंशन स्लिप दीजिए। अब आपके हाथ में है, आपको ये कार्रवाई करके पेंशन स्लिप भी लेनी है और बैंक से लिखित में आवेदन देकर मैसेज भी शुरू करवाना है। आप बैंक ब्रांच में जाइए, अगर बैंक मना करता है पेंशन मैसेज के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बैंकों की कंप्लेन आप आरबीआई से कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि 2009 अगस्त में सीआईएसएफ जवान पेंशन हो गया है, अभी उसका बेसिक जो है 11,784 रुपए है, अभी उसका ग्रॉस सैलरी 19,855 रुपए है, तो फिर मैम 8 पे कमीशन में कितना होगा, प्लीज ये बताइएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ग्रॉस सैलरी नहीं होती है, यहाँ जहां पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन में बेसिक, डीआर और अगर मेडिकल कार्ड नहीं है तो फिक्स मेडिकल अलाउंस का 1,000 रुपया ही जुड़ता है। ग्रॉस सैलरी जो सर्विस में है उनकी होती है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरी पेंशन जो है 19,855 रुपए बन रही है इसके हिसाब से, और अभी जैसे फिक्स मेडिकल अलाउंस का 1,000 रुपया भी इस पे लग ही रहा है, तो अभी आप पूछ रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितनी जो है बेसिक बनेगी, तो क्योंकि अभी फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग का तय नहीं हुआ है इसीलिए इसके बारे में बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगा, पर आप खुद ये थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। जहां फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा 1.92 से लेकर 2.0 तक का सबसे सटीक लग रहा है। अगर केंद्र सरकार ने थोड़ी सी उदारता दिखाई और 2 पॉइंट फिटमेंट फैक्टर दिया, तो अगर जिस हिसाब से महंगाई भत्ता है 1 जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता जो 60% तक पहुंचा था, जो फिटमेंट फैक्टर के लिए कैलकुलेट होगा यही उसका आधार बनेगा, उसमें फिर वेतन वृद्धि का मायना रखेगा जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, तो उसी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा निकलेगा जो 1.92 है। तो आप जो ये बेसिक बता रहे हैं 11,784 रुपए, इसको 1.92 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आपकी नई बेसिक जो है पता चल जाएगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं फैमिली पेंशनर्स ले रही हूँ, मेरा हस्बैंड जो है हवलदार रैंक से रिटायर हुआ था 1989 में, 19 साल 1 महीने की सर्विस से रिटायर हुए हैं और अभी मेरी 22,496 रुपए जो है पेंशन मिल रही है, क्या ये सही है मैम, बताइएगा। देखिए मैम, आपकी जो बेसिक है 14,060 रुपये आपकी बेसिक है और उसके हिसाब से ये आपको पेंशन जो है ठीक मिल रही है। अब आपके पास ईसीएचएस का कार्ड है या नहीं ये आपने नहीं लिखा है, 1,000 रुपए जो है अतिरिक्त इसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस के भी जो है कैलकुलेट होंगे। अभी 60% महंगाई भत्तों के हिसाब से ये 22,496 रुपए जो है ये अभी की आपका मैसेज में आया होगा जो आपने लिखा है, तो ये बिल्कुल बराबर है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मेरी पेंशन नहीं आई है, शायद ये हमारी किसी फैमिली पेंशनर्स का मैसेज है, सीमा जी जो नाम पढ़ने में आ रहा है यहाँ पर। मैम आप अगर ये फैमिली पेंशनर्स का भी मैटर है या सर्विस पेंशनर्स का है, आपने ये नहीं लिखा कि कितने महीनों से पेंशन नहीं आई है या सिर्फ इस महीने नहीं आई है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशनर्स हैं, राज्य सरकार की हैं, तो दोबारा कमेंट करिए क्या दिक्कत है, इसके बारे में बात करके हम जो है कंप्लेंट इसकी करवा सकते हैं। बाकी अगर इसी महीने पेंशन नहीं आई है, बैंक से पेंशन आ रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 30 तक जो है पेंशन आपके खातों में जरूर से आ जाएगी। 1 तारीख के बाद यानी 1 जून के बाद भी पेंशन आपके खातों में क्रेडिट नहीं होती तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरे हस्बैंड एसआई रैंक से रिटायरमेंट है, मुझे फैमिली पेंशन 19,000 रुपए मिल रही है, रीना मैम प्लीज रिप्लाई देना क्या ये पेंशन सही मिल रही है।
देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां हमें सही पेंशन के बारे में अगर बात करनी है या जानकारी देनी है तो पीपीओ वगैरह चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने ये तो लिखा है कि एसआई रैंक से रिटायर हैं आपके हस्बैंड, लेकिन उनकी डेथ कब हुई और इसके साथ साथ जो है कब रिटायर होकर आए थे, पीपीओ वगैरह चेक करके फिर ही हम आपको सही बेसिक और पूरी पेंशन के बारे में जानकारी दे पाएंगे। तो आप एक काम कर सकती हैं, या मुझे दोबारा कमेंट करिए या व्हाट्सएप पर भी जो है संपर्क कर सकती हैं। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि व्हाट्सएप पर इतने सारे मैसेजेस हैं तो सभी को समय से रिप्लाई नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जब मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर से मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार आप कर सकती हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं आसाम से हूँ। मैंने आसाम राइफल में था हवलदार रैंक में और मैंने 25 साल सर्विस किया अपने देश के लिए। मेरा कुछ सवाल था, मेरा बेसिक पे 13,800 रुपये, क्या मुझे जो मिलना चाहिए वो सही मिल रहा है और क्या मुझे एमएससीपी मिल रही है इस सैलरी में, और मेरा पेंशन बैंक से आता है, पर्स में माइग्रेशन कैसे करें? प्लीज आप इसका जवाब जो है जरूर से दीजिएगा। देखिए 2-3 सवाल आपने इस कमेंट में पूछे हैं। सबसे पहली बात कि 13,800 रुपये बता रहे हैं आप आपकी बेसिक पे, और दूसरी बात एमएससीपी, ये दोनों ही मामलों का अगर हमें जवाब देना है तो हमें पीपीओ चेक करना पड़ेगा। एमएससीपी आपको मिली है नहीं मिली है ये पीपीओ देखकर ही पता चलेगा, और बेसिक भी सही आ रही है या नहीं ये आप इसके लिए पीपीओ चेक करना पड़ेगा। तो आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करिए, हम इसके बारे में जरूर से बात करेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि देखिए जैसे कि आपने लिखा है कि माइग्रेशन, तो ये आपको और दूसरे सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि माइग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। देखिए अगर आप माइग्रेशन होना है तो वो आने वाले दिनों में खुद ब खुद होगा, इसके लिए किसी को भी कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माइग्रेशन का समय आएगा, रिकॉर्ड से नाम वगैरह जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर है आपका, उसको आपको चालू रखना है, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग की सुविधा चालू रखनी है, एसएमएस आ सके उस तरीके से आपको उसको समय समय पर रिचार्ज कराते रहना है, ताकि जब किसी का भी माइग्रेशन हो, स्पर्श टीम के द्वारा उनको मैसेज जाए माइग्रेशन का, तो इसके बारे में उनको जो है अपडेट तुरंत मिल जाए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी सीपी ग्राम में कंप्लेन डालने के लिए सीपी ग्राम के नंबर दे दीजिए। बिल्कुल, सीपी ग्राम के नंबर तो वैसे मैं कोशिश करती रहती हूँ, 2 नंबर जो है सीपी ग्राम के मैंने शेयर किए ही हैं। साथ ही में मेरी कोशिश होती है कि हर एक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो है वो सीपी ग्राम के नंबर अपने पास लिख कर रख ले, ताकि जब उनको भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो नंबर काम आए, और इसके साथ साथ वो ये नंबर दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखिए मुझे कॉल आते हैं हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के, वो कहते हैं कि मैम हम अभी पॉली क्लिनिक गए थे या इसी चीज के काम से गए थे, या हम सीएसडी में गए थे, तो हमारी एक दूसरे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर से बात हुई तो हमने उसको सीपी ग्राम के बारे में बताया, हमने उनको नंबर दिए जिससे वो अपनी कंप्लेन जो है पहुंचा सके आगे। तो सीपी ग्राम के नंबर से काफी लोगों की तो मदद हो रही है, जो वीडियोस देख रहे हैं उनकी मदद तो हो ही रही है, लेकिन वो ये नंबर जो दूसरे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं तक उन तक भी पहुंचा रहे हैं। और कई बार देखिए कोई कॉल आते हैं तो पेंशनर्स ये भी कहते हैं कि मैम सिर्फ आपका और आपका ही एक चैनल ऐसा है जो सीपी ग्राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करता है या नंबर शेयर करता है, बाकी कोई ज्यादा ये प्रयास नहीं करते हैं कि पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स के सवालों के उनको जवाब मिले और एक वीडियो देखकर उनको इतनी मदद मिले कि वो खुद अपने सवालों को लेकर कार्रवाई कर सके। चलिए तो सीपी ग्राम के नंबर मैं शेयर कर देती हूँ, 1800-111-11960, ये सीपी ग्राम के टोल फ्री नंबर है। पेंशन एंड पेंशन मंत्रालय की तरफ से एक बेहतरीन प्रयास है कि आप आपके सवाल जो है सीपी ग्राम के थ्रू आपके रिकॉर्ड विभाग तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं 31 मार्च 2026 को पेंशन आया हूँ, 22 साल सर्विस करके मुझे एसीपी हवलदार नहीं दी है। कलर सर्विस होने पर तो एसीपी लागू है, लेकिन एसीपी नहीं मिली है, आप इसके लिए कुछ करवा दीजिए। आप सीपी ग्राम के थ्रू इसके लिए कार्रवाई करिए। और एक और बात है, आप क्योंकि 2026 में लिख रहे हैं, जैसे कि आप सर्विस करके आए हैं और आपको अगर एमएससीपी एसीपी के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि सर्विस आपकी तो पूरी हुई, जैसे कि आपने कहा कि कलर सर्विस करके आए हैं। देखिए आप पीपीओ शेयर करिए, उसमें देखिए कि जिस हिसाब से जितनी आपकी सर्विस है उसके हिसाब से रैंक है या नहीं। और दूसरी बात की कोई ऐसी बात तो नहीं है कि एमएससीपी या एसीपी के लिए कुछ और भी नियम होते हैं, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, जैसे कि रेड इंगिटरी ज्यादा है, कोई सीरियस पनिशमेंट है, डिसेबिलिटी है,
ऐसे कुछ अगर बात है तो भी एमएससीपी नहीं मिलती है। तो ये क्या मैटर है, जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तभी पता चलेगा। तो आप प्लीज व्हाट्सएप पर के माध्यम से संपर्क करिए। तो चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे जिसके हमने जवाब देखे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डीए बेसिक में मर्ज को लेकर। तो हम डीए को बेसिक में मर्ज को लेकर बात करें उससे पहले देखिए, एक खबर थी जो हमारे देश की एक जाने माने आर्टिकल में छपी थी। उसमें कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग का वित्तीय रोड मैप अगर देखें तो 18 महीने के एरियर का गणित और नीतियां, यानी यहाँ 8वें वेतन आयोग के तहत 18 महीनों के एरियर की बात की गई है। अभी 18 महीनों का एरियर जो है डीए डीआर का एरियर नहीं है। कोरोना काल में जो महंगाई भत्ते को रोक के रखा था, ये वो एरियर नहीं है, पर ये एरियर है 8वें वेतन आयोग का। अब कैसे, देखिए, वेतन आयोग का ट्रांजिशन और 18 महीनों का अंतराल देखिए। 7वें वेतन आयोग की समाप्ति और 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बीच एक अपरिहार्य समय अंतराल उत्पन्न हो रहा है। यानी देखिए, दिसंबर 2025 7वें वेतन आयोग की समाप्ति, 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू हो गया था। यानी जैसे कि मैंने कहा 18 महीने अनुमानित एरियर अवधि 18 महीनों का, 8वें वेतन आयोग में 18 महीनों का एरियर बन सकता है। अब कैसे बन सकता है, देखिए, एरियर का पूरा गणित समझिए। वेतन आयोग की सिफारिश से बैकडेट यानी जनवरी 2026 से लागू होगी, जबकि रिपोर्ट 2027 में आएगी। ये देरी 18 महीनों का एरियर जो है वो तैयार कर सकती है। अब देखिए, इसको समझते चलिए। दिसंबर 2025 जब 7वें वेतन आयोग को समाप्ति हुई थी, जनवरी 2026 से जब 8वां वेतन आयोग लागू हुआ था, इसके बाद अगर देखें तो 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उसको 18 महीनों का समय दिया गया था। लेकिन जो खबरें अभी आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आ रहे हैं, उसके माध्यम से अगर बात करें तो देखिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कर्मचारी यूनियन है उनकी भी मांग हम आगे समझते चलेंगे। देखिए, अभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि वेतन आयोग की जो कमेटी है वो समय से पहले जो है अपनी सिफारिशें तैयार कर सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार की भी कोशिश रह सकती है कि 2027 के पहले 6 महीनों में ये सिफारिशें उनके पास अप्रूवल के लिए आ जाए। अप्रूवल के लिए आ जाती है, कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, फिर 2027 के दूसरे छमाही में यानी जून के बाद जो है इसके भुगतान को लेकर कार्रवाई शुरू हो सकती है। कुछ इसी 18 महीनों की यहाँ पर बात की गई है। अब इस पर कर्मचारी यूनियनों की चिंता क्या है, महंगाई और एरियर का बोझ है। लंबे इंतजार से बचने के लिए कर्मचारी संगठनों ने अंतिम रिपोर्ट से पहले अंतरिम राहत की मांग तेज कर दी है, जिसके बारे में वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करिए। ये मांग देखिए यहीं से आई है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी समय है। बढ़ती महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतें और इसके साथ साथ अगर देखें तो भविष्य का भारी भरकम एरियर बोझ, ये सब बातें देखते हुए केंद्र सरकार को भी देखिए करना चाहिए कि जल्दी से जो है महंगाई भत्ते को जो है बेसिक में मर्ज कर दीजिए। अब डीए मर्जर का डोमिनो इफेक्ट अगर देखें तो महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की मांग सिर्फ एक मुश्त राहत नहीं है, बल्कि यह अन्य भत्तों को स्वतः बढ़ा देगी। यानी अगर डीए मर्ज हो जाता है बेसिक में तो देखिए अलाउंसेस में कैसे हो गया बढ़ोतरी। महंगाई भत्ता यानी डीए जो बेसिक में मर्ज होगा तो नया और बढ़ा हुआ मूल वेतन यानी बेसिक बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, एचआरए और टीए जैसे अलाउंसेस है उसमें खुद ब खुद वृद्धि होगी। यही कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाएगी, क्योंकि आज घर और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन यही महंगा हो गया है, जो इसमें असर डालेगा। अंतरिम राहत का प्रस्तावित फॉर्मूला अगर समझते चले तो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल द्वारा सुझाया गया गणितीय समाधान, ताकि सरकार पर एक मुश्त बोझ ना पड़े। यहाँ देखिए, सरकार को दबाव ना, आर्थिक दबाव ना पड़े, इसकी भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। फिटमेंट फैक्टर 2.0 की अगर बात करें तो 1.5 मल्टीप्लाई तत्काल वेतन संशोधन यानी अंतिम राहत। तो अब देखिए फायदा कितना हो रहा है, 0.5% शेष भुगतान भविष्य का एरियर। यानी अभी अगर महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर भी देते हैं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत होगी, लेकिन साथ ही में देखिए सरकार को आने वाले दिनों में कुछ कम एरियर देना पड़ेगा, और इसकी भी यहाँ पर बात की गई है। सरकार का रुख इस पर क्या है, सतर्कता और यथास्थिति की अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय देखिए फिलहाल इस मांग पर सतर्क है। सरकार तत्काल किसी भी बड़े वित्तीय फेरबदल से बच रही है। यानी यूनियंस जो है वो मांग तो कर रही है, लेकिन सरकार की अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है। वो फिलहाल जो है किसी भी बड़े वित्तीय फेरबदल से वो बचती हुई दिख रही है। सरकार की फिलहाल डीए को मूल वेतन में विलय करने की कोई भी योजना नहीं है।
ऐसा लिखित में जवाब मिला था पंकज चौधरी जी द्वारा, जो वित्त राज्य मंत्री हैं। दिसंबर 2025 में उन्होंने जवाब दिया था लोकसभा में, यानी लिखित में जवाब दे चुके हैं कि अभी डीए को बेसिक में मर्ज करने की कोई भी सरकार की अभी मंशा नहीं है। और अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अगर बात करें तो एक ऐतिहासिक संदर्भ देखते चले। नए वेतनमान बेसिक पे डीए, एचआरए, टीए और पेंशन एरियर लागू करने की लागत सरकार के लिए एक बड़ी वित्तीय चुनौती है। 1.02 लाख करोड़ 7वें वेतन आयोग के लागू होने के दौरान सरकार पर पड़ा था अतिरिक्त वित्तीय बोझ, यानी ये 1.02 लाख करोड़ सरकार पर बोझ पड़ा था। कब? 7वें वेतन आयोग में, जब हमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 मिला था। और 8वें वेतन आयोग में तो ये फिटमेंट फैक्टर जो है 3 पॉइंट से भी ज्यादा मांग रहे हैं। हालांकि इस चैनल के माध्यम से जो आपने फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा सुना है वो 1.92 ही है, पर आगे पता चलेगा। अब नीतिगत संतुलन की बात करें तो आमने सामने आप देख सकते हैं, कर्मचारी यूनियन देखिए मांग क्या कर रहे हैं, डीए मर्जर और अंतरिम राहत, यानी 8वां वेतन आयोग तो जून 2027 के बाद या उससे 1-2 महीने पहले ही आएगा। तब तक डीए को बेसिक में मर्ज करके अंतरिम राहत दीजिए कर्मचारी पेंशनर्स को। अब कैसे होगा इसके बारे में हमने अभी बात की, क्योंकि एचआरए और टीए भी बढ़ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। तर्क क्या है? बढ़ती महंगाई और दैनिक खर्च बढ़ गए हैं, ऐसे में कर्मचारी पेंशनर्स क्या करेंगे? प्रस्ताव क्या है? फिटमेंट फैक्टर का विभाजन 1.5 मल्टीप्लाई अभी जो है 0.5 मल्टीप्लाई बाद में, यानी अभी कुछ दीजिए बाद में कुछ दीजिए, कुछ इस तरीके से जो है आप करिए। अब वित्त मंत्रालय का इस पर क्या जवाब है? विलय की कोई योजना नहीं है, एक मुश्त विशाल वित्तीय बोझ से बचाव है। ऐतिहासिक संदर्भ देखते चले तो पिछले आयोग का 1.02 लाख करोड़ का खर्च। अब इन सब चीजों को देखते हुए काफी मुश्किल लग रहा है कि केंद्र सरकार इस बात पर सहमत होगी। लेकिन अगर एक नजर डालते चले 5वें वेतन आयोग में, तो देखिए जब 6ठा वेतन आयोग लागू होने ही वाला था, कुछ ही समय बचा था 1 जनवरी 2006 को, उससे पहले कुछ समय पहले, क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो भी जानती थी कि वेतन आयोग यानी 6ठा वेतन आयोग जो है वो थोड़ा लेट हो सकता है। तो 6ठा वेतन आयोग जो है वो 2008 में आया था, लेकिन हालांकि उसको लागू 1 जनवरी 2006 से ही किया गया था, पर सिफारिश से आते आते अप्रूवल होते होते 2008 हो गया था। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई से राहत दिलाने के लिए 5वें वेतन आयोग के तहत जनवरी 2006 से कुछ समय पहले ही डीआर को जो है बेसिक में मर्ज कर दिया था और कर्मचारी पेंशनर्स को बहुत बड़ी राहत मिली थी। ऐसे में 6ठा वेतन आयोग जो था अपने आप में एक शानदार वेतन आयोग रहा था, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स को काफी फायदा हुआ था, अच्छा खासा फायदा हुआ था, जिसका एरियर भी लाखों में बना था। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार की क्या मंशा है? सरकार ऐसा सोच रही है, नहीं सोच रही? हालांकि कर तो देना ही चाहिए, लेकिन ये आने वाले दिनों में जो है पता चलेगा। अब इसके लिए देखिए एरियर के भुगतान को लेकर भी यहाँ पर कुछ मांग है। 2027 का आउटलुक देखते चले, भुगतान के संभावित परिदृश्य हैं ये। साल 2027 की दूसरी छमाही में सरकार 18 महीनों का एरियर जारी कर सकती है। इसके 2 संभावित मॉडल हैं। एक मुफ्त भुगतान, यानी एक साथ पूरा एरियर दे दीजिए। इसके साथ साथ अगर ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ रहा है, राजकोषीय दबाव ज्यादा है, तो किस्तों में भी भुगतान जो है कर सकते हैं। किस्त 1, 2 या 3, उन 3 भागों में एरियर का भुगतान कर सकते हैं। याद रखिए ये मैं 8वें वेतन आयोग के तहत जो हमारी सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस का एरियर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हमारे देश के एक जाने माने न्यूज़पेपर में ये पूरा आर्टिकल छपा है, जिसमें विस्तार से इसके बारे में बात की गई है। और ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, जिनके सूत्र होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट होती है, जिनके आधार पर ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह या आर्टिकल्स वगैरह जो है वो तैयार होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अभी 8वें वेतन आयोग के तहत लेटेस्ट में क्या चल रहा है। तो अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।